कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आपके लिए समझ लीजिए कि अमृत की बूंदें हैं, फ्यूज करके कहीं ना कहीं फ्लावर का फॉर्मेशन किया था। तो हर एक पंखुड़ी क्या हो गई? पेटल। से देखिएगा, अ फ्लावर हैव 4 फ्लोरल वॉल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थैलेमस से थैलेमस के पास में फिलामेंट का जो एंड है, थैलेमस के पास वाला फिलामेंट का जो एंड है उसे मैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमेन कहती हूं। देख पा रहे हैं ना, 4 पैचेस ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ये ब्लू वाला मिल रहा है हमें। और मैंने आपको बताया ये स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोर बनाएगा, और स्पोर जो क्वेश्चन नीट में आ सकता है वो सब यहां पर लिखा हुआ है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट बाहर वाली जो एक लेयर होती है ना, वो इसका बड़ा ध्यान रखो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज हम लोग हमारे चैनल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारी सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आपके क्लास 12th एज वेल एज नीट को कवर करते हुए। हम लोग ये बात सभी जानते हैं कि क्लास 12th बोर्ड्स में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मैम हम लोग फटाफट रिवीजन कैसे करें। हम लोग बायोलॉजी पकड़ के बैठते हैं और सारा दिन बायोलॉजी में लग जाता है। हम लोग कैसे मिनिमम टाइम में बायोलॉजी के 13 चैप्टर्स को रिवाइज कर लें और साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का भी रिवीजन एफिशिएंटली कर पाएं, जिससे कि हम उसे प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। सो आप सभी के लिए आज यहाँ पर मैंने स्टार्ट की है क्लास 12th के रिवीजन की सीरीज। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप ये मत समझिएगा कि मैम सिर्फ बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए ये है। अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कर रहे होंगे, जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेटा, सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पिक कर रहे हैं, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमारी क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है ये, नो डाउट। तो हम लोग चैप्टर वाइज ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही रन करेंगे। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ एंड डिजीज एंड बॉटनी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स, उसे भी हम लोग साथ के साथ पिक करेंगे। तो 1 बाय 1 हमें सारे चैप्टर कवर करने हैं। सबसे पहला चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मुझे एक बात बताइएगा, हम लोग जब फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो क्या ये बात आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली आ जाती है कि हम लोग एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, कि हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं? आप एक नीट के स्टूडेंट हैं तो आप ये बात जानते हैं कि एंजियोस्पर्म एक वैसा ग्रुप था जो प्लांट किंगडम में हमने सारे ग्रुप्स की लाइफ साइकिल पढ़ ली थी, एंजियोस्पर्म की बाकी थी। तो अगर आप अभी जस्ट क्लास 11th कंप्लीट करके 12th का लेक्चर देखने आए ना, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम प्लांट किंगडम के उस 5वें ग्रुप एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट जिनमें की फूल खिलता है। और ये फूल जब खिलता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि ये जो फ्लावर है इसका स्ट्रक्चर क्या है। और इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही खूबसूरत है। अलग अलग टाइप के सुंदर सुंदर आपको फूल देखने के लिए मिलेंगे। बेसिक जो वर्ड्स है हम उस पर डिस्कशन करेंगे बेटा। तो आपका एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको बताया हुआ है, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। भाई एनसीईआरटी में ना अगर कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आपके लिए समझ लीजिए कि अमृत की बूंदें हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये एलएस है, क्योंकि देखिए वैसे तो बहुत बेसिक चीजें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया हुआ है, सभी बच्चे बता सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा सोच कर ना, इधर एलएस की जगह टीएस आ गया, पहला ऑप्शन आ गया, आपने टिक कर दिया, वो नहीं करना, एलएस है। ठीक है, ये गलती सिली मिस्टेक करवाते हैं कई बार आपसे एग्जाम में, तो आपको ये नहीं करना है पहली चीज। तो चलो, ये तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट बता दिया मैंने। चलो, ये तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट बता दिया मैंने। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखिए बेटा, हमारे फ्लावर में ना बेसिकली 4 फ्लोरल वॉल्स है। अगर आप बच्चों ने मॉर्फोलॉजी मुझसे पढ़ी है कभी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो आपको ये बात याद रहती होगी। आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो आपको बात ये याद रहती होगी कि हमारे पास में अगर हमारा जो स्टेम है उसे देखने जाएं तो हमारे स्टेम के 4 नोड्स और 3 इंटरनोड, इन्होंने फ्यूज करके कहीं ना कहीं फ्लावर का फॉर्मेशन किया था। इन्होंने फ्यूज करके कहीं ना कहीं फ्लावर का फॉर्मेशन किया है इवोल्यूशन में। ठीक है, तो ये जो 4 नोड है ना, ये जो आपके 4 नोड है ना, 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों नोड से आपके 4 फ्लोरल वर्ल, जो आपका फ्लोरल प्रीमोडिया बनता है, उसके बाद 4 फ्लोरल वर्ल्स का फॉर्मेशन करता है।
क्या इतनी बात क्लियर है? इन्हीं से ही आपके 4 फ्लोरल वर्ल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगर मैं बहुत ही बेसिकली आपसे ये कहूं कि मेरा जो फ्लावर है एक स्ट्रक्चर पर इसके चारों फ्लोरल वर्ल्स अटैच्ड है, इस एक स्ट्रक्चर पर इसके चारों फ्लोरल वर्ल्स अटैच है, तो इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि इस पर चारों के चारों फ्लोरल वर्ल्स अटैच है, इसे मैं रिसेप्टेकल कह सकती हूँ क्या? इसे मैं रिसेप्टेकल कह सकती हूँ क्या? और इसी को ही हम लोग थैलेमस भी कहते हैं बेटा। क्या? इसी को ही हम लोग थैलेमस भी कहते हैं। अब इस पर एक एक करके हम बनाते हैं हमारे फ्लोरल वर्ल। पिंक कलर से हम बनाते हैं सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, जिसे मैं कहूंगी गाइनोशियम। क्या? जिसे मैं कहूंगी गाइनोशियम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जिसे मैं कहूंगी गाइनोशियम। एक एक करके लेबलिंग कर लेते हैं, पहले हम लोग बना लेते हैं चारों वर्ल्स। दूसरा रिप्रोडक्टिव वर्ल मैं यहां बनाऊंगी जिसमें कि बहुत सारे स्टेमेंस होंगे, और दिस वर्ल इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। इट इज मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। क्या हुआ? पहला मैंने बनाया गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, फिर मैंने बनाया येलो कलर से एंड्रोशियम, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। अब इसके बाद में यहां पर मैं बनाऊंगी कुछ पत्तियां, कुछ पंखुड़ियां, जिनसे अट्रैक्ट होकर के आप इन फूलों को खरीदते या फिर तोड़ते भी हैं। ठीक है, ये पंखुड़ियां, दिस वर्ल, कंप्लीट वर्ल इज कॉल्ड एज कोरोला। दिस कंप्लीट वर्ल इज कॉल्ड एज कोरोला। और हर एक इस पंखुड़ी को हम लोग प्यार से पेटल बोलते हैं ना, रोज पेटल्स। तो हर एक पंखुड़ी क्या हो गई? पेटल। इसके अलावा आपने बचपन में खेल खेल में बहुत सारी कलियों को खोला होगा, तो जब आप कलियों को खोलते हैं उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की कुछ पत्तियां लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, दिस कंप्लीट वर्ल इज कैलिक्स, और इसकी हर एक यूनिट है सेपल। दिस कंप्लीट वर्ल इज कैलिक्स और इसकी यूनिट है बेटा सेपल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दिस कंप्लीट वर्ल इज कैलिक्स एंड इसकी यूनिट है सेपल। वही चारों फ्लोरल वर्ल्स हमें यहां पर मेंशन है। ध्यान से देखिएगा, अ फ्लावर हैव 4 फ्लोरल वर्ल्स। सबसे पहला, सबसे बाहर वाली लेयर जो एक बड के टाइम पर इस फ्लावर को कवर करके रखी हुई थी, बड के टाइम पर इस फ्लावर को कवर करके रखी हुई थी, क्या थी वो? कैलिक्स। ठीक है, क्या थी वो? कैलिक्स। और जब ये फ्लावर एक बड था तो उस पर बहुत सारी ऐसे हमें पत्तियां दिखती थी, और हर एक यूनिट को जब हम निकाल के सेपरेट करते हैं खोल करके, तो इस यूनिट को हम लोग कहते हैं सेपल। अब आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछेगा, आप बहुत बेसिकली बता देंगे कि सेपल इज द यूनिट एंड कैलिक्स इज द फ्लोरल वर्ल। कभी भी ये चीज मिक्स मत करिएगा कि सेपल इज अ वर्ल। सेपल इज अ यूनिट, कैलिक्स इज अ वर्ल। ठीक है क्या? चलिए दूसरा देखते हैं, कोरोला। कोरोला वो जो कलरफुल पंखुड़ियां हैं, और हर एक पंखुड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल। हर एक पंखुड़ी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पेटल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तीसरा है हमारा एंड्रोशियम, वो फ्लोरल वर्ल जो कि ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है। ये क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है। ठीक है, तीसरा क्या हुआ? एंड्रोशियम विच इज मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, और इसकी हर एक यूनिट क्या है बेटा? स्टेमेन। इसकी हर एक यूनिट क्या है बेटा? स्टेमेन। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? हर एक यूनिट क्या हो गई इसकी? स्टेमेन। ठीक है, आप ये देख पा रहे हो, एक स्टेमेन ये हो गया, दूसरा स्टेमेन ये हो गया। हम लोग और भी ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, देयर आर मल्टीपल स्टेमेन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट फैमिलीज। ठीक है, चौथा फ्लोरल वर्ल हो गया हमारा गाइनोशियम। चौथा फ्लोरल वर्ल हो गया हमारा गाइनोशियम, और गाइनोशियम की यूनिट जो है एक सिंगल हमने यहां पर ड्रॉ किया है, दे मे बी मल्टीपल ऑल्सो। एक सिंगल हमने यहां पर अगर ड्रॉ किया है तो एक सिंगल यूनिट को हम लोग कार्पल भी कहते हैं, या फिर इसी को हम प्यार से पिस्टिल भी कहते हैं। क्या इस सिंगल यूनिट को हम लोग कार्पल भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग प्यार से पिस्टिल भी कहते हैं? तो चाहे पिस्टिल लिखा आए चाहे कार्पल लिखा आए, आप समझेंगे कि ये यूनिट है हमारे गाइनोशियम की, मतलब कि एक सिंगल यूनिट इज कार्पल और पिस्टिल एंड कंप्लीट वर्ल इज गाइनोशियम। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? अगर हो गई हैं तो आगे आ जाइए। इस बिहाफ पर
हमें ये बात समझ में आ गई कि एक चलो अभी इतनी बात, मुझे ये बात क्लियर हो गई कि मेरे फ्लावर में ये 4 फ्लोरल वर्ल होते हैं। मेरे फ्लावर में ये 4 फ्लोरल वर्ल होते हैं। इसको मैंने डायग्राम में देख लिया। ये था थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल, जिस पर ये चारों फ्लोरल वर्ल अटैच थे, जिस पर ये चारों फ्लोरल वर्ल अटैच थे। इस अटैचमेंट पर सबसे पहले हमें देखिए सेपल एक यूनिट है, और इसका वर्ल का नाम था क्या बेटा? कैलिक्स। इसके ऊपर हमें दिखे पेटल्स, इनका वर्ल का नाम क्या था? कोरोला। फिर हमें दिखे स्टेमेंस, इनका पूरा वर्ल इज एंड्रोशियम। एंड ये हमें दिखा कार्पल, या फिर इसी को मैं पिस्टल बोल सकती हूं। पूरा वर्ल क्या हुआ? गाइनोशियम। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो आपके दिमाग में एक ये बात सवाल जरूर आया होगा कि मैम, क्या एक फ्लावर में चारों फ्लोरल वर्ल प्रेजेंट हो ये नेसेसरी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल हो, किसी फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो। हाँ बेटा, बिल्कुल ही ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक फ्लावर होता है जिसमें मेल पार्ट्स होंगे, दूसरा फ्लावर होता है जिसमें फीमेल पार्ट्स होते हैं, जबकि कई बार एक ही फ्लावर में हमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल देखने के लिए मिलते हैं। और इसी के बिहाफ पर हम लोग 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। पहली चीज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में आप इसका मतलब समझ सकते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब ये कि एक फ्लावर है क्या? एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव वर्ल मुझे देखने के लिए मिले, जिसमें मुझे दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल देखने के लिए मिले। तो फ्लावर कैसा हो गया बेटा? बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा हो गया? बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरा टर्म हम यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब कि एक फ्लावर मेरे पास है, एक फ्लावर मेरे पास ये है जिसमें ये हो गए मेरे कैलिक्स, ये हो गए मेरे पेटल्स, और या तो यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, या फिर इस फ्लावर में कैलिक्स और पेटल्स के साथ साथ यहां पर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, या फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है। तो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होगा या फिर मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होगा। तो इस टाइप के फ्लावर को मैं कहूंगी यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं तो एक और छोटी सी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात और ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। कई बार मेरे पास में आप जैसे मासूम बच्चे आते हैं और कहते हैं मैम यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल तो समझ में आता है, मोनोएशियस और डायोशियस में मैं हो जाता हूं कंफ्यूज। मोनोएशियस एंड डायोशियस में मैं हो जाता हूं कंफ्यूज। मैं कहती हूं कि इन चीजों को पढ़ने के लिए आपको टेक्निकली बहुत ज्यादा जाओ ही मत। बस इतनी बात याद रखो, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2। तो अगर आपके दोनों सेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक फ्लावर की जरूरत है तो इस टाइप का फ्लावर है बाइसेक्सुअल, यानी कि मोनोएशियस, यानी कि एक थैलेमस पर यहां पर मुझे फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल भी मिला और मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल भी मिला, यानी कि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बात? एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इस टाइप के फ्लावर को मैं क्या कहूंगी? मोनोओशियस। क्या कहेंगे बेटा? मोनोओशियस। अब वही इसका उल्टा कि एक सेक्स को या दोनों सेक्सेस को, दोनों टाइप के सेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 अलग अलग फ्लावर बॉडी की जरूरत है, मुझे 2 अलग अलग फ्लावर की बॉडी की जरूरत है। तो ये हो गया डायोशियस, मतलब कि 2 बॉडीज की जरूरत है दोनों सेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये बात जो मैंने आपको बताई शुद्ध हिंदी में अपनी कॉपी में लिख लो, दोबारा कभी इस चीज में गलती नहीं करोगे। मैं इधर आपको श्योरिटी दे सकती हूँ। और अगर आपने इधर गलती नहीं की तो डेफिनेट चांसेस है कि आप +4 नीट में और अपने बोर्ड्स में आपके जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें गलत नहीं करेंगे। ठीक है क्या? आप उन्हें गलत नहीं करेंगे। तो इतनी बात हो गई क्या? अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो फटाफट से मुझे इसकी लेबलिंग करवा देंगे क्या? तो क्या आप फटाफट से मुझे इसकी लेबलिंग करवा देंगे? ठीक है। सबसे पहला जो ग्रीन कलर का हमने बनाया था, इट वॉज
सेपल, ठीक है। और इस सेपल वॉज दैट यूनिट, और इसका जो हम वर्ल की बात करते हैं तो इसका वर्ल का नाम हो गया कैलिक्स। ये बात मैं बार बार इतना क्यों रिपीट कर रही हूं, मुझे गला सुखाने का शौक नहीं है बेटा। द पॉइंट इज टू दैट बेसिकली बात क्या है ना कि ये जो चीज है, मैंने क्वेश्चन देखा है जिसमें पूछा गया कि इनमें से कौन फ्लोरल वर्ल नहीं है, और बेसिक सा एक कोई टर्मिनोलॉजी दे दिया और आप गलत करके आ जाते हो। जबकि वर्ल की बात आएगी तो आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के अलावा सोचना ही नहीं है। सेपल, पेटल कुछ भी लिखा आ जाए, ये वर्ल नहीं है, ये यूनिट है, ठीक है। ये वर्ल नहीं है, ये यूनिट है, लिख करके रख लीजिएगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा दूसरा फ्लोरल वर्ल देखने जाएंगे तो हमें पता है कि ये एक यूनिट, अगर मैं सिर्फ एक यूनिट की बात करूं तो इसका नाम है पेटल। बड़ा ही सुंदर सी पेटल, रोज पेटल हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, खा भी लेते हैं। और इसका जो वर्ल है, इसका वर्ल है कोरोला। क्या है? वर्ल इज कोरोला। आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखा स्टेमेन, एक सुंदर सा स्टेमेन। क्या दिखा बेटा? स्टेमेन। और स्टेमेन का वर्ल क्या था? एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। फिर हमें दिखा पिस्टिल, या फिर इसी को मैंने क्या कहा था? कार्पल। और इसका फ्लोरल वर्ल क्या है बेटा? गायनोशियम, गायनोशियम, ठीक है क्या? ठीक है क्या? इन चीजों को आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। और क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अरे मैम थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो भैया आपको सिंपली ये टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, फिर नोट कर लीजिएगा। लेकिन मेरी मानिए, साथ के साथ अगर नोट करते हैं ना तो आपके लिए बहुत बेस्ट चीज है। रिविजन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर से रिवाइज करिए। और जो नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/operationneed700 पर आपको सभी के पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे एक एक वर्ड को। अभी हमने 4 वर्ड पढ़े ना 4 वर्ड पढ़ के आ रहे हो ना, तो एक एक करके सबको पढ़ना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पर बता देती हूं। हालांकि ये जो फ्लोरल वर्ड्स हैं इन्हें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी आपको ये बात चीज पढ़ाई जाती है, बट हम लोग भूल जाते हैं ना। भूलना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें ये चीज याद रखनी है कि कैलिक्स और कोरोला की अगर हम बात करें या फिर हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करें, ठीक है। चैप्टर का नाम हमने क्या पढ़ा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और हमने पढ़ना स्टार्ट किया किसको? फ्लावर को। हम ये बात जान गए हैं कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स हमें कहां मिल रहे हैं? फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर भाई इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ने जाएं तो बेसिक डेफिनेशन जब मैं आपको कहूं कि आप लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप बेसिकली बेटा यही लिख करके आते हो कि फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। यही चीज ना, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस। तो जब मैं फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात कर रही हूं तो फिर एक फ्लावर में मुझे जरूरत है मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की और मुझे जरूरत है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की, मुझे जरूरत है मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की और मुझे जरूरत है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की। तो फ्लावर में अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के अलावा बाकी के जो वर्ल्ड्स प्रेजेंट हैं, इनका क्या काम है? इनका क्या काम है? क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, एंड्रोशियम गाइनोशियम तो मुझे दिख गया कि ये रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है। क्या हो गई? ये रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है ये मेरे, ठीक है। यहां पर आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है। ये हो गए मेरे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। बाकी के ये जो 2 वर्ल्ड्स हैं, इनका क्या काम है? इनका काम बेसिकली आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करवाना है। क्या है? फैसिलिटेट करवाना है। कैसे? क्योंकि जब आपके रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड अभी यंग है, मेच्योर नहीं हुए, तो बड के फॉर्म में से संभाल के रखने का काम था कैलिक्स का। जब ये मेच्योर हो गए तो पॉलन ग्रेन्स को या फिर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करवाने का काम था आपके पेटल्स का, खूबसूरत पेटल्स का।
तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करवा रहे हैं। तो इन दो वर्ल्स को, कैलेक्स एंड कोरोला को, हम लोग कहते हैं एसेसरी वर्ल्स। क्या कहते हैं बेटा? एसेसरी वर्ल्स। तो यहां पर अपने नोट्स में एरो बना करके लिख लीजिएगा, दीज बोथ आर एसेसरी वर्ल्ड। यहां पर आगे बढ़ा दीजिएगा, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, आप यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहां पर भी लिख सकते हैं। एंड एंड्रोशियम गायनोशियम के आगे यहां पर रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड आप लिख लीजिएगा। मेरे पास अब क्योंकि जगह नहीं बची है, मेरा पूरा बोर्ड भर चुका है, तो आप अपने नोट्स में ये चीज जरूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अगर यहां तक हम पहुंच गए हैं और आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम ये जान पाएंगे कि एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या था, इन दोनों के स्ट्रक्चर के साथ साथ इनमें गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, किस तरीके से मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, उसे फर्टिलाइज करता है, और कैसे एक सीड का, एम्ब्रियो का, फिर सीड का फॉर्मेशन करता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक बार से, जब तक के लिए मैं पानी पी रही हूँ, आप इसे नोट कर लें, धैर्य बनाएं, एक बार इसे रिवाइज कर लें, और फिर हम बढ़ते हैं आगे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड यानी कि एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर की। सर्दियों में भी हाइड्रेटेड रहा करो भाई, पानी ना पूरा पिया करो। आधी बोतल मैंने पी ली है और बचे हुए लेक्चर में हम इसे भी खत्म कर देंगे, ठीक है? तो हाइड्रेटेड रहा करो, भले सर्दियां हैं लेकिन पानी हमें प्रॉपर पीना चाहिए, और ये चीज़ मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही पानी पी जाती हूँ। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड इज मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। चलो हम यहाँ पर मेल्स को फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, बेसिकली इसके यूनिट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, इस लेक्चर को देखने के बाद में ना सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है। जो सिली मिस्टेक आप कर सकते हो ना, वो आपको मैं पहले ही बता दूंगी, और मेरे बताने के बाद अगर आपने सिली मिस्टेक की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होता। ये चीज आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस से जानते ही हैं। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड यानी कि एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम की यूनिट क्या है? स्टेमेन। भले ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो लेकिन साथ साथ में मेरे रिपीट करो, चीजें आपको रिटेन रहने लगेंगी, और जब ये चीजें आपको रिटेन रहने लगेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम बचेगा, सब ध्यान से पढ़ पाओगे। तो घर पे बैठकर अगर कर रहे हो तो भी मेरे साथ में इसको रिपीट 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 करो बेटा। तो आ जाइए हम लोग देख लेते हैं स्टेमेन का स्ट्रक्चर। क्या? स्टेमेन का स्ट्रक्चर। तो जब मैं स्टेमेन का स्ट्रक्चर देखने जाती हूं तो फिर मुझे ये बात पता चलती है कि स्टेमेन तो मेरा लोकेटेड था, थैलेमस के ऊपर अटैच था, थैलेमस के ऊपर मेरा स्टेमेन अटैच था। और जब मैं स्टेमेन को देखती हूँ या जब भी मैं ड्रॉ करती हूँ क्लास 10 से, बचपन से, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि मैं हमेशा कुछ ऐसा ड्रॉ करती आ रही हूँ, मुझे हमेशा मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करती आ रही हूँ। सबकॉन्शियसली फ्लावर का स्ट्रक्चर में मैं स्टेमेन ऐसा ही ड्रॉ करती आ रही हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? और ये अटैच किस पर है? थैलेमस पे। अटैच किस पर है? ये थैलेमस पर। ठीक है, तो जब मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आती हूँ तो मुझे ये बात समझ में आती है, अच्छा बचपन में कभी वो फूलों के स्टेमेन निकाल के बदतमीजी की उनके साथ, मतलब खेला है उनके साथ? तो जब आप उन फूल स्टेम वो मैं ये काम हम लोग बचपन में बड़ा करते, तुम लोग जेनजी हो पता नहीं, लेकिन एक बड में से, बेसिकली गुलमोहर के प्लांट में एक बड में से उसके स्टेमेन निकाल लिए, गायनोशियम को फेंक देते थे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों, लेकिन स्टेमेन निकाल लिए और उनसे खेलते थे हम लोग। वो ऊपर के जो लोब्ड स्ट्रक्चर थे वो हट जाते थे, फिर हम देखते थे किसका वीक है, किसका स्ट्रॉन्ग है, किसका कितनी जल्दी गिरता है। सो ये चीजें हम लोग देखते थे। तो बेसिकली देखो भाई, हमारे 90s के है ना हम लोग, तो हमारे गेम्स यही हुआ करते थे, जेनजी वाले गेम्स नहीं है हमारे। तो क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर था स्टेमेन का, बेसिकली वो जो स्टेमेन का स्ट्रक्चर है, जब हम बड में से निकाल के या किसी फ्लावर में से निकाल के देखते हैं तो हमें ऊपर कुछ बल्ज्ड पार्ट दिखता है, हमें यहाँ पर ऊपर कुछ बल्ज्ड पार्ट दिखता है, एंड दिस बल्ज्ड पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर। क्या? इज कॉल्ड एज एंथर। क्या बोलेंगे इसको हम? एंथर। और पूरा एक वो स्ट्रक्चर जो इतनी मेहनत से इस तरीके से इस बल्ज्ड पार्ट एंथर को, इस बल्ज्ड पार्ट एंथर को संभाल के खड़ा हुआ है, दिस पार्ट
is called as filament. This part is called as filament. क्या? bulged part एंथर और उसको पूरा होल्ड करके रखने वाला स्ट्रक्चर इज फिलामेंट. bulged part is एंथर और उसको पूरा होल्ड करके रखने वाला स्ट्रक्चर इज फिलामेंट. क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो आगे आए. अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो आगे आए. हमारा एंथर और फिलामेंट हमने देख लिया और स्टेमेन पूरा यही तो था. तो क्या मैं ये बात कह सकती हूं कि मेरे स्टेमेन के दो पार्ट हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट? क्या गलत कह रही हूं मैं? नहीं ना. तो आप ये अपने बोर्ड्स में भी तो लिख करके आ सकते हो, बोर्ड एग्जाम में भी तो लिख करके आ सकते हो, बिल्कुल लिख करके आ सकते हो. ठीक है, ये चीज लिख दी. अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको फिलामेंट के बारे में बताऊंगी. देखिए बेटा, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आपका जो कट ऑफ है ये 650 गया, ठीक है, और आपके मार्क्स जो भी आ रहे हैं, तो क्या आपके मार्क्स को मैं कंपेयर करूंगी मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स से, या फिर मैं कंपेयर करूंगी कट ऑफ से? अगर 650 कट ऑफ है और आपके मार्क्स आ रहे हैं 654, तो मैं क्या कहूंगी कि ये मैक्सिमम मार्क्स 720 होने चाहिए थे, सिर्फ 654 आए हैं, या फिर मैं ये कहूंगी कि कट ऑफ के पास में आए हैं? ऑब्वियस सी बात है, आपके मार्क्स कट ऑफ के इर्द गिर्द ढूंढे जाते हैं, है ना? तो वही चीज जिस लेवल से आपका स्टेमेन अराइज हो रहा है, जिस लेवल से आपका स्टेमेन अराइज हो रहा है, यानी कि थैलेमस से, थैलेमस के पास में फिलामेंट का जो एंड है, थैलेमस के पास वाला फिलामेंट का जो एंड है, उसे मैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमेन कहती हूं, या फिर प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट कहती हूं. ठीक है, वही इस फिलामेंट का वो वाला एंड जो एंथर से अटैच है, यानी कि थैलेमस से तो दूर हो गया, यानी कि थैलेमस से तो दूर हो गया, तो मैं इसे कहती हूं डिस्टल एंड. ठीक है, क्या मैं कहती हूं इसे? डिस्टल एंड. और इस चीज को ना लिख करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर गलती करते हो तुम लोग. यहां पर तुम लोग गलती करते हो, जब पूरा पढ़ के ले जाते हो फिर गलती कराते हो. मैम प्रॉक्सिमल एंड मतलब एंथर के पास? नो, प्रॉक्सिमल एंड मतलब थैलेमस के पास. आप सारी चीजें विद रेस्पेक्ट टू थैलेमस पढ़ेंगे, सारी चीजें विद रेस्पेक्ट टू थैलेमस पढ़ेंगे. तो थैलेमस के पास वाला एंड इज प्रॉक्सिमल एंड, थैलेमस के दूर वाला एंड इज डिस्टल एंड. क्लियर है क्या? क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत ही खुशी की बात है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई और याद हो गई. अगर प्रॉक्सिमल और डिस्टल अच्छे से दिमाग में बैठ गया है ना, तो लिख लो, जय हो एनटीए की +4 हो गया आपका. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक और चीज मैं आपको बताती हूँ. जब हम लोग हमारे एंथर को पढ़ते हैं, तो ना हमें बार बार हम हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम, या तो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? ये ड्राइंग से हमें समझ में आ जाती है कि हमारे एंथर का एक और दो लोब है, यानी कि हमारा एंथर कैसा है? बाइलोब्ड. कैसा है? बाइलोब्ड. ठीक है, और ये एंथर ही वो स्ट्रक्चर है जिसके पास में पॉलन बनाने वाला मैजिकल टिश्यू प्रेजेंट है. पॉलन ग्रेन बनाने वाला मैजिकल टिश्यू इस एंथर के पास ही प्रेजेंट है. पॉलन ग्रेन बनाने वाला मैजिकल टिश्यू भी इस एंथर के पास ही प्रेजेंट है. तो हम इसका जो टिश्यू है उसे भी स्टडी करेंगे आगे, थोड़ा सा इसका डिटेल में और स्ट्रक्चर देखेंगे. उसके बिहाफ पर इसे हम लोग डायथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, जो कि इन दोनों वर्ड्स को ना मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से समझाने का पसंद करूंगी. तो वहां आ जाइए. दिस घबराने की जरूरत नहीं है. आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा ज्यादा खतरनाक है इससे, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा ज्यादा खतरनाक है इससे. अनफॉर्चुनेटली वो वाला पिक्चर आज हमारे पास में इधर स्लाइड में मिस हो गया है. आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ में रखिएगा और देखिएगा, वहां पर एक डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम को ही हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं. तो ध्यान से सुनिएगा. ये पूरा स्ट्रक्चर इतना वही है जो हमने अभी पहले पढ़ा, ये पूरा इतना वही है जो अभी हमने पहले पढ़ा. इसी में अब हम क्या कर रहे हैं? इसी में अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? इसी को थोड़ा सा इलैबोरेट करके, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इलैबोरेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसको मैं यहां से काट दूंगी, यहां से मैं इसको
काट दूंगी और इसको काटने के बाद जैसे मैं इसको काट दूंगी और अब मैं इसके अंदर झांक के देख रही हूं कि कौन से स्ट्रक्चर बने। ध्यान से देखिएगा, ये बायलोब्ड है, इसको मैंने यहां से काटा, यहां से मैंने इसको काटा और जब मैंने काटा और इसको सामने से अंदर से इसको झांकने की कोशिश की तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ये हो गई हमारी एक और एक लोब। कैसी? एक और एक लोब, यानी कि दो लोब, यानी कि मेरा एंथर है बायलोब्ड। कैसा है? बायलोब्ड। ठीक है क्या? क्या है मेरा? एंथर इज बायलोब्ड। हर लोब में दो साइड्स बनी हुई हैं। कैसे? हर लोब में दो साइड्स बनी हुई हैं, यानी कि मेरा जो एंथर है ये फोर साइडेड हो गया क्या? ये मेरा एंथर फोर साइडेड हो गया क्या? फोर साइडेड हो गया क्या? तो इसे मैं कहूंगी टेट्रागोनल है। कैसा? टेट्रागोनल है। ठीक है क्या? मेरा एंथर इज फोर साइडेड यानी कि टेट्रागोनल। ठीक है क्या? ठीक है क्या? चलो एक काम करो, इसको थोड़ा सा जूम इन करके, यस, अब आप देखिएगा, क्या मेरा एंथर फोर साइडेड यानी कि टेट्रागोनल है? ऑब्वियसली। ठीक है, कैसा हुआ? टेट्रागोनल यानी कि फोर साइडेड, 1 2 3 4। ठीक है, टेट्रागोनल यानी कि फोर साइडेड। तो अभी तक मुझे दो चीजें याद हो जानी चाहिए कि पहली चीज क्या हुई बेटा? सबसे पहली चीज मेरा एंथर इज बायलोब्ड, दूसरी चीज टेट्रागोनल, दूसरी चीज टेट्रागोनल। बायलोब का मतलब मेरे एंथर में क्या है? दो लोब्स है। ठीक है, टेट्रागोनल का मतलब फोर साइड है, टेट्रागोनल का मतलब फोर साइड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब देखिएगा कि ये जो चार साइड्स है ना, इन चारों ही साइड्स पर एक पैच ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू मुझे मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पैच ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू मुझे मिलेगा जो कि स्पोर बनाने वाला होगा। क्या बनाने वाला होगा? स्पोर बनाने वाला होगा। मुझे क्या मिलेगा? एक पैच ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि क्या बनाएगा? स्पोर। और हर साइड मिलेगा यानी कि चार मिलेंगे, यानी कि मुझे चार पैचेस मिलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू के। सही बात है या नहीं? मुझे कितने पैचेस मिलेंगे? चार पैचेस मिलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू के। कितने पैचेस मिलेंगे? चार पैचेस मिलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू के। तो जब मुझे चार पैचेस मिल रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के, तो इसको मैं ये कह सकती हूं क्या कि मेरा एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट है? मैं कह सकती हूं क्या कि मेरा एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट है? कह सकती हूं ना? तो चलो आज पता नहीं क्या हो गया, खांसी हो गई है आज थोड़ी सी। क्या हुआ? बायलोब्ड है क्योंकि दो लोब थे। ठीक है, जब मैंने इसे काटा तो चार साइड थे यानी कि टेट्रागोनल था। चारों साइड पर चार मेरे पास पैचेस थे स्पोरोजिनस टिश्यू के, तो कैसा हो गया मेरा एंथर? टेट्रास्पोरेंजिएट। आया मजा? आया मजा? सारी चीजें देखकर मैं ये नहीं कह रही हूं कि एनसीईआरटी उठाओ, उसमें लिखा हुआ है फोर साइडेड टेट्रागोनल टेट्रास्पोरेंजिएट, ये रटो बैठ के। मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि जब आप चीजों को रटते हैं तो आंसर उतना प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, और बायोलॉजी रट्टाफिकेशन चैप्टर या बायोलॉजी में रट्टाफिकेशन टॉपिक नहीं है ये। आप समझ सकते हो हर एक चीज को, हाँ कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, बट हर एक चीज को रट कर करना इज नॉट एक्चुअली अ गुड थिंग, जो कि कई बार हम लोग कर जाते हैं, वो नहीं करना है। क्या हुआ? टेट्रास्पोरेंजिएट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे जब हम लोग ये चीज देखेंगे कि हमारे, अगर मैं दो लोब्स को ऐसे पकड़ लूं, मतलब ये मेरा एक लोब था, ये मेरा एक लोब था ना, एक लोब में मेरे दो साइड मिल रही थी, मुझे दो पैचेस ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू मिल रहा था। मतलब मैं ये कह रही हूं कि मेरा जो एंथर है वो डायथीकस है। कैसा है? डायथीकस। कैसा? डायथीकस। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। पहली चीज एंथर मेरा बायलोब्ड है, दूसरी चीज डायथीकस है, तीसरी चीज टेट्रास्पोरेंजिएट है, चौथी चीज टेट्रागोनल है। चौथी चीज टेट्रागोनल है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, हमने इतनी चीजें यहां तक पढ़ ली हैं, इतनी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं, इतनी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं, तो आगे बढ़े। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि मैम ने तो यहां पर इतनी सारी व्हाइट कलर की लाइंस बना दी हैं भाई,
इतनी सारी व्हाइट कलर की लाइंस बना दी हैं, ये क्या है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है भाई, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कुछ अलग अतरंगी चीज नहीं है, सिर्फ आपके जो एंथर है ना, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं ना 4 पैचेस ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ये ब्लू वाला मिल रहा है हमें। और मैंने आपको बताया ये स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोर बनाएगा, और स्पोर ही वो सेल है जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन, जो आपके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगी। तो जब हम लोग स्पोर का फॉर्मेशन करने वाले हैं, यानी कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टिश्यू, वो टिश्यू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाएगा, तो उसको हमें संभाल के रखना है। उसकी प्रोटेक्शन कवरिंग है ये सारी, क्या है, प्रोटेक्शन कवरिंग है ये सारी। तो एक एक करके हम हर एक लेयर को देखते हैं, इनके नाम पढ़ते हैं, अलॉन्ग विद द सीक्वेंस आपके पास में क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन नीट में आ सकता है वो सब यहां पर लिखा हुआ है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एनसीईआरटी जाकर पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा, मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, और मेरे नोट्स एनसीईआरटी के बाहर है नहीं, तो इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जब हम लोग इसको देखने जाएंगे तो फिर सबसे बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग, ये वाली सबसे बाहर वाली कवरिंग क्या है, एपिडर्मिस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे बाहर की आउटर कवरिंग इज एपिडर्मिस, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग इज एपिडर्मिस। इसके बाद में एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर, क्या, एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर, ये वाली देख पा रहे हैं, जिसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रही हूं, ये वाली देख पा रहे हैं क्या, ये वाली एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर, एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर यानी कि एंडोथीशियम। क्या हुई, एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर इज एंडोथीशियम। सबसे बाहर वाली इज एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली इज एंडोथीशियम। एपी के अंदर वाली एंडोथीशियम है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक बात बताती हूं, यहां पर एक बात बताती हूं। हमारा जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इसके जस्ट बाहर वाली जो एक लेयर होती है ना, वो इसका बड़ा ध्यान रखती है, इसको संभाल के इसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो जब हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू के बिल्कुल बाहर वाली, बिल्कुल जस्ट इसके ये वाली यहां देख लीजिए, जस्ट इसके बाहर वाली जो लेयर है, इसको बड़े प्यार से खाना पीना खिला रही है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। और इस लेयर का नाम है हमारा टेपिटम। क्या, इस लेयर का नाम है हमारा टेपिटम। क्या है, टेपिटम। और ये जो टेपिटम लेयर है ना, ये हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देती है। क्या करती है, स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देती है। ठीक है। अभी हमने क्या देखा, सबसे बाहर थी एपिडर्मिस, उसके अंदर थी एंडोथीशियम, और स्पोरोजिनस टिश्यू के सबसे पास में थी टेपिटम। अब आपकी क्या, टेप्टम, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब आपकी क्या, टेपिटम और एपिडर्मिस एंडोथीशियम, इन दोनों के जो बीच में 2-3 लेयर हैं सेल्स की, इनको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, मिडिल लेयर्स। क्या बोलते हैं हम, मिडिल लेयर्स। और लेयर्स को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने लेयर ना बोल के लेयर्स बोला है, यानी कि 2 से 3 लेयर है यहां पर, एक सिंगल नहीं है। क्या 2 से 3 है, एक सिंगल लेयर नहीं है। तो ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई, ये हो गई मिडिल लेयर्स। ठीक है क्या, एक बार फिर से, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम, स्पोरोजिनस टिश्यू के सबसे पास वाली टेपिटम, और इन दोनों के बीच वाली मिडिल लेयर्स। ठीक है क्या। अब देखिएगा, टेपिटम क्योंकि खाना खिलाने का काम कर रही है, तो टेपिटम को छोड़ करके बाहर जितनी भी लेयर्स है ना आपकी, ये तीनों हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने वाली लेयर, यानी कि इन्हें हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर्स है, या फिर इन पूरी लेयर्स को मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या, थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग इन्होंने बना दी है। और इस थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर हमारा पड़ा हुआ है स्पोरोजिनस टिश्यू,
और उसको सराउंड करने वाली एक लेयर टेपिटम जो कि इसको खाना खिलाएगी। ठीक है, ठीक है। और टेपिटम कैसी हो गई आपकी? न्यूट्रिटिव लेयर। कैसी हो गई आपकी? न्यूट्रिटिव लेयर। कैसी हो गई बेटा? यहां पर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ये पॉइंट जरूर ऐड करिएगा। न्यूट्रिटिव लेयर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रिटिव लेयर है, और ये जो न्यूट्रिटिव लेयर है बाकी लेयर से कुछ अलग है, तभी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा पा रही है। तो पूरी बायोलॉजी में जहां भी आप न्यूट्रिटिव चीजें पढ़ते हो वहां पर आपको एक बात कॉमन देखने के लिए मिलती है कि इनका साइटोप्लाज्म होता है डेंस। कैसा? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। दूसरी चीज क्या लिखेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट होती है। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तीसरी चीज पॉलीप्लॉइड सेल्स होती है। कैसी होती है? पॉलीप्लॉइड होती है। तो मल्टी न्यूक्लिएट पॉलीप्लॉइड सेल्स हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, और कैसे काम करती हैं? वर्क एज न्यूट्रिटिव सेल, और पूरी लेयर इज न्यूट्रिटिव सेल्यूलर लेयर। ठीक है क्या? तो हमारी टेपिटम की अगर हम एक सेल की खास बात जाने तो वो कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएट पॉलीप्लॉइड डेंस साइटोप्लाज्म, और काम कैसे कर रही है? न्यूट्रिटिव सेल की तरह। और ये सारा का सारा न्यूट्रिशन हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू को। ठीक है, ठीक है। ये जो हमारा बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये जो हमारा पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू है, इस पूरे पैच को मैं कहती हूं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है। अब मैं एक बार को आपकी कह रही हूं माइक्रो हटा दो, सिर्फ स्पोरोजिनस टिश्यू जिसमें होता था, प्लांट किंगडम याद करिए, वहां पर हम क्या बोलते थे? स्पोरेंजियम बोलते थे। क्या बोलते थे? क्या? स्पोरेंजियम। तो वो जो स्पोरेंजियम है उसी की बात हो रही है। और स्पोरेंजियम क्योंकि ये मेल स्पोर माइक्रोस्पोर बनाएगा, याद है प्लांट लाइफ साइकिल से, जब ये माइक्रोस्पोर बनाएगा तो इसे मैंने क्या कहा? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहा? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अभी मेरा एंथर ऐसा है जिसके पास में माइक्रोस्पोरेंजियम है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पूरे में कौन सा टिश्यू फील्ड है? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या फील्ड है पूरे में? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू पूरे में अंदर फील्ड है, स्ट्रक्चर को मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहा? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, क्या कहा? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी प्लांट की बेसिक लाइफ साइकिल से उठा करके देख लें अगर, तो हमें ये बात पता चल जाती है यहां से कि ये वाला स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल काम करेगी एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि मियोसिस करने के बाद में 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, और ये माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? मेल गैमीटोफाइट। क्या बनाएंगे बेटा? मेल गैमीटोफाइट। और जब इससे फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे मेल गैमीटोफाइट का, जिसे हम लोग प्यार से पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? प्यार से पॉलन ग्रेन कहते हैं, तब इस माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम हम ये हटा के इसका प्रमोशन कर देंगे और इसका नाम रख देंगे हम पॉलन सैक। क्या नाम रख देंगे इसका हम? पॉलन सैक। एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अभी मुझे ये बात पता है, मेरा ये एंथर है, इसकी 3 थी थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक थी टेपिटम, बड़ी ही सुंदर सुशील संस्कारी अन्नपूर्णा देवी ऑफ दिस स्पोरोजिनस टिश्यू। दिस स्पोरोजिनस टिश्यू जिस स्ट्रक्चर में है उसका नाम हुआ माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती थी मियोसिस। हर बेसिक प्लांट लाइफ साइकिल में माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती थी मियोसिस, और आफ्टर दिस मियोसिस फॉर्मेशन होता है 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब मेरे पास स्पोर बन गए हैं तो हर एक स्पोर प्लांट लाइफ साइकिल में डेवलप करता है इनटू गैमीटोफाइट। और मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट की लाइफ साइकिल में, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में, ये मेल गैमीट बहुत इलेबोरेट ना होकर के सिर्फ एक छोटा सा क्या है? पॉलन ग्रेन। सिर्फ एक छोटा सा क्या है बेटा? ये पॉलन ग्रेन। और इस पॉलन ग्रेन को मैं कहती हूं मेल गैमीटोफाइट। तो जब इसके अंदर बहुत सारे मेल गैमीटोफाइट बन जाएंगे, यानी कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे,
तब मैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम से हटा के इसका प्रमोशन करके इसका नाम रख दूंगी पॉलन सैक। क्या नाम रख दूंगी? पॉलन सैक। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? अगर ये बात क्लियर है तो बेटा आपने ना एक बहुत ही बढ़िया सी चीज सीख ली है, और अब आपकी प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपकी प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। इस क्लास में अगर वो बच्चे हैं जो ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं और वो अगर अभी भी शौक में है कि मैम पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं क्या, तो बेटा पहले ढंग से पढ़ लेना था आपको। यस, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। यस, इट इज मेल गैमेटोफाइट। ठीक है क्या? ठीक है क्या? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैम एक सिप पानी पिएंगी। बिना पानी पिए मैम कुछ नहीं पढ़ाएंगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इस सबको नोट करना है ना अगर, तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो बेसिक चीज। अगर आप चाहते हो कि मैम थोड़ा सा टाइम लेकर के नोट करेंगे प्रॉपर, तो नोट्स आपको वही मेरे टेलीग्राम t.me/operationneed700 पर मिल जाएंगे। वहां जाकर ज्वाइन कर लो भाई, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। न्यू एनसीईआरटी हो गई, अपडेटेड सिलेबस हो गया, जितने भी चीजें आपके नीट एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, और कभी कभी कुछ कुछ मोटिवेशनल कोट्स जो आपको जरूरत पड़ जाती है वो भी वहां मिल जाएंगे। तो जाओ भाई, जाकर ज्वाइन कर लो, देर क्यों कर रहे हो, आ जाओ। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या देखेंगे? ये चीज यहां पर मैंने बोला ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो भाई एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कैसे होती है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसको डिटेल में हमारी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है, तो हम भी कर लेते हैं। आइए, हेडिंग देख लीजिएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एनसीईआरटी खोलकर रखे रखिएगा, वहां पर सुंदर सा डायग्राम बना हुआ दिखेगा, उसे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहां से हम एक्सप्लेन करेंगे और दोनों को रिलेट करके बढ़िया क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। चलिए आइए, अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है क्या? आइए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब, अच्छा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से सिंपल क्या है? माइक्रोस्पोर, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई एक नंबर का क्वेश्चन आया आपके बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ऐसे कुछ भी पूछ लिया तो आप कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल लोकेटेड इन स्पोरोजेनस, दैट इज वन ऑफ द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू लोकेटेड इन माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एंथर। ऐसा लिख करके आ जाइएगा, और मन करे तो पूरा ये भी बना दीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए, 2 नंबर का है तो ये पूरा ही बना देना। ठीक है, आइए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगेन भाई, टेलीग्राम यहां पर ना नाम से इधर से छुप रहा है, लिख लो t.me/operationneed700। इस नाम का बहुत बड़ा महत्व है, ध्यान से सोचिएगा, बहुत बड़ा महत्व है इसका। आगे आइए, आगे आइए। मेरा ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू था, याद है, ये इसमें बहुत सारे सेल्स थे, बहुत सारे सेल्स थे। ठीक है, बहुत सारे सेल्स थे, और स्पोरोजेनस की हर एक टिश्यू की सेल को मैं क्या कहूंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहूंगी? हर एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जब मैं हर एक सेल को बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल कहती हूं, तो इसका मतलब ये बात यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि माइक्रोस्पोर, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस में जाके डिवीजन करेगी। अब मुझे एक बात, ये बात बताइएगा कि अगर मैं इनसे फॉर्मेशन कर रही हूँ गैमेटोफाइट का, तो बाकी के ये जो जितना भी टिश्यू है स्पोरोफाइट का पार्ट नहीं है क्या? है ना, स्पोरोफाइट का पार्ट नहीं है क्या? ऑब्वियसली है। तो बाकी के जितने भी सेल्स हैं मेरे स्पोरोफाइट का पार्ट है, और ये बात हम जानते हैं कि स्पोरोफाइट वाले हर एक सेल डिप्लॉयड होते हैं क्या? स्पोरोफाइट के हर एक सेल डिप्लॉयड होते हैं क्या?
ठीक है, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन के हर एक सेल होते हैं डिप्लॉइड, एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल मेरा स्पोरोफाइट का ही एक सेल है, तो ये कैसा होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा ये? डिप्लॉइड। और स्पोरोफाइट का सेल अब क्या बनाएगा? स्पोर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको मैं पॉलन मदर सेल भी कहूंगी, क्या कहूंगी? पॉलन मदर सेल, पीएमसी, या फिर इसे प्यार से MIMC भी बोला जा सकता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ये वर्ड ये जो है ये यूज नहीं करती है, वो डायरेक्ट MMC यूज करती है मेगास्पोर वाले के लिए, फीमेल वाले के लिए, तो हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं। हम PMC या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बोलेंगे, और हम लोग इस डिप्लॉइड सेल में फॉर्मेशन कराएंगे हमारे माइक्रोस्पोर का। किसका? माइक्रोस्पोर का। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो मेरी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है, मैच्योर हो गई, तैयार है मियोसिस वाले डिवीजन को करवाने के लिए। मियोसिस का डिवीजन, मैं ये बात जानती हूं कि हमेशा से ही, आपको ये बात सोचनी है, जैसे मैं बोल रही हूं कि ये बात मैं जानती हूं कि मियोसिस हमेशा से ही 2 पार्ट में होती है। एक हो गई मियोसिस 1, दूसरी हो गई मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में डिफरेंस भी मुझे पता था। मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन होता था, मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मियोसिस 1 करवाऊंगी। मियोसिस 1 जैसे ही मैं करवाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी एक सेल से बन चुकी हैं अब 2 सेल। कितनी? एक से कितनी सेल बन चुकी हैं? 2 सेल। एक सेल से कितनी सेल बन चुकी हैं? 2 सेल। और एक से जब 2 सेल बन गई हैं, इन दोनों सेल्स का प्लॉइडी लेवल कैसा हो गया है बेटा? इन दोनों सेल्स का प्लॉइडी लेवल कैसा हो गया है बेटा? आधा। क्या इन दोनों सेल्स का प्लॉइडी लेवल आधा हो चुका है? इफ यस, तो भाई ये जो आधे प्लॉइडी लेवल वाली 2 सेल हैं, अब ये जाएंगी मियोसिस 2 में। ये जाएंगी मियोसिस 2 में, और जब ये मियोसिस 2 में जाती हैं तो मुझे बात पता चल जाती है कि इन दोनों सेल से 2-2 सेल बनी, और ये दोनों 2-2 सेल जब बनी तो मेरे पास में टोटल आ गई 4 हैप्लॉइड सेल्स, और हर एक हैप्लॉइड सेल को मैं कहती हूं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब मेल स्पोर, यानी कि इट इज गोइंग टू जनरेट मेल गैमीटोफाइट। इट इज गोइंग टू जनरेट मेल गैमीटोफाइट, यानी कि मेरे पास में मेल स्पोर बन चुके हैं। और ये सारे के सारे जो स्पोर्स हैं अभी ऐसे फ्री एनवायरनमेंट में नहीं है, ये डिवाइड होने के बाद में भी आपस से थोड़े से जुड़े हुए हैं अभी, और ये जब जुड़े हुए होते हैं तो कैलोज नाम की एक लेयर से जुड़े हुए होते हैं। और जब ये जुड़े हुए होते हैं चारों के चारों स्पोर, और इस स्ट्रक्चर में जब 4 माइक्रोस्पोर मुझे मिलते हैं तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलती हूँ। क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है? नहीं ना? क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है? नहीं। तो जब मेरा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन हो चुका है एक माइक्रोस्पोर का, बड़े ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब फॉर्मेशन हो गया है माइक्रोस्पोर का, तो इस पूरे प्रोसेस को मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह दूं क्या? क्या मैं इस पूरे प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह दूं क्या? कह दूं क्या? यस। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या? दिस कंप्लीट प्रोसेस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n थी, जिसने हुआ मियोसिस 1, 2 हैप्लॉइड सेल बनी। ये 2 हैप्लॉइड सेल मियोसिस 2 में गई, इन्होंने बनाई 4 हैप्लॉइड सेल, जिनको मैंने कहा माइक्रोस्पोर या फिर मेल स्पोर। एंड ये चारों के चारों कवर थे एक कवरिंग से जो कि बनी थी कैलोस की, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा मैंने माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर तक की जो फॉर्मेशन हुई आफ्टर मियोसिस, इसे मैंने कहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसे मैंने कह दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है क्या? बस खत्म हो गया ये। यहां तक आपका ये टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का खत्म हो गया है। अब बात ये आती है कि मैम इन माइक्रोस्पोर्स में, क्योंकि हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं ना, कितने हैं? 4। हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप होगा इनटू 1, 2, 3, 4। हर एक माइक्रोस्पोर आगे जाके डेवलप होगा इनटू मेल गैमीटोफाइट। और अब मैं बार बार मेल गैमीटोफाइट जब बोलूं तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली आना चाहिए पॉलन ग्रेन, या जब मैं पॉलन ग्रेन कहूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए मेल गैमीटोफाइट।
क्या? मेल गैमेटोफाइट। तो हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप होगा इनटू पॉलन ग्रेन, इनटू पॉलन ग्रेन, इनटू पॉलन ग्रेन, इनटू पॉलन ग्रेन। यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बने? 4। कितने पॉलन ग्रेन बने? 4। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग एक बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट पढ़ के आए थे हमारे प्लांट किंगडम के अंदर, तो मैंने आपको बस ये चीज़, बहुत बेसिक चीज़ बार बार बताई थी कि मेरे प्लांट की लाइफ साइकिल में एक होता है स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन, और एक होता है गैमेटोफाइट। ऊपर हम लोग गैमेटोफाइट लिखा करते थे ना चैप्टर में। चलो, एक होता था गैमेटोफाइट और एक होता था स्पोरोफाइट। क्या होता था? स्पोरोफाइट। मैं ये बात हमेशा लिखती थी कि स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड। ठीक है, गैमेटोफाइट का मतलब ही था कि ये क्या बनाता था बेटा? गैमीट। क्या बनाता था? गैमीट। तो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज जब होते थे और ये फॉर्मेशन करते थे जाइगोट का, जाइगोट डेवलप होता था इनटू मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, या मैं ये कहूँ कि जाइगोट भी एक स्पोरोफाइट का ही पार्ट था। ठीक है, इस स्पोरोफाइट में होती थी मियोसिस और बनते थे स्पोर। क्या बनते थे? स्पोर। ये स्पोर जर्मिनेट करते थे, ये स्पोर जर्मिनेट करते थे और बनाते थे गैमेटोफाइट। क्या ये बेसिक प्लांट लाइफ साइकिल सभी बच्चों को याद है? इफ यस, देन आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी कि अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने स्पोरोफाइट जो प्लांट था हमारे एंजियोस्पर्म का, उसका एक पार्ट फ्लावर को देखा था। फ्लावर में हमने एंड्रोशियम को देखा था, एंड्रोशियम में हमने एंथर को देखा था, एंथर के अंदर हमने स्पोरोजिनस टिश्यू को देखा था, और स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर हमने स्पोर मदर सेल को देखा था, और वो स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी यानी कि स्पोरोफाइट का ही पार्ट थी। इसने मियोसिस करके स्पोर बना दिया है। इसने मियोसिस करके क्या बना दिया है? स्पोर, बेसिकली मेल स्पोर बना दिया है। क्या बना दिया है? मेल स्पोर। और इस स्पोर का कर्तव्य है कि ये जर्मिनेट करके क्या बनाए? गैमेटोफाइट। और अगर मेल स्पोर है तो क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और जर्मिनेशन में आपको याद है कि मैं कहती थी जब जर्मिनेशन हो रहा है या फिर मल्टीसेलुलर हो रहा है तो वहां मियोसिस की जरूरत नहीं है, सिंपल माइटोसिस से काम चल जाता है। याद है क्या? याद है क्या? सिंपल माइटोसिस से काम चल जाता था। तो सिंपल माइटोसिस, मियोसिस सिर्फ एक जगह होगी जहां पर रिडक्शन करवाना होगा, बाकी सब जगह क्या हो रही है? माइटोसिस या फिर फ्यूजन। सिर्फ यहाँ फ्यूजन होगा और यहाँ पर मियोसिस होगी, बाकी यहाँ से यहाँ मल्टीसेलुलर बनाना है तो माइटोसिस, यहाँ से यहाँ मल्टीसेलुलर बनाना है तो माइटोसिस। होता था क्या? तो जब हमें एक स्पोर को जर्मिनेट करा के गैमेटोफाइट बनाना है और सिंगल सेल ना बना के कुछ ज्यादा सेल्स का बनाना है तो हमें डिवीजन कौन सा करना पड़ेगा? ऑब्वियसली माइटोसिस, ऑब्वियसली माइटोसिस। तो अभी तक हमने स्पोर मदर सेल से स्पोर बनाने के लिए एक मियोसिस किया है ना। अब इस स्पोर से जब हम पॉलन ग्रेन बनाएंगे तो हमें यहां पर माइटोसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करना पड़ेगा। तो आ जाइए आ जाइए, माइटोसिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माइटोसिस कर लेते हैं। हिल तो नहीं रहा ना? ध्यान से देखिएगा, भाग ना जाइए कहीं, है ना? पकड़ के रखना है इसको। ठीक है क्या? सब कुछ अब दिख भी रहा है यहाँ पर इजीली। चलिए माइटोसिस करवा लेते भाई। ये जो एक सेल दिख रही है ना आपको सबसे ऊपर, ये जो बेटा आपको सबसे ऊपर एक सुंदर सी ये सेल दिख रही है ना, ये है मेरा माइक्रोस्पोर। क्या है ये? माइक्रोस्पोर। ये है मेरा एक प्यारा सा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर है तो मुझे बताओ हैप्लॉइड होना चाहिए डिप्लॉइड? ऑब्वियसली हैप्लॉइड। एक की बात हो रही है यहां पर, ठीक है? एक माइक्रोस्पोर को लेकर के चल रही हूं, आप चारों को भी करवाएंगे फिर फ्यूचर में, ठीक है? ठीक है क्या? तो एक माइक्रोस्पोर को जब मैंने पिक किया, एक माइक्रोस्पोर को जब मैंने पिक किया तो ये था हैप्लॉइड, और इसमें अब मैं करवाऊंगी माइटोसिस। क्या? माइटोसिस। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो अब हमें इसमें क्या करवानी है बेटा? माइटोसिस। ठीक है क्या?
क्या करवाएंगे हम इसमें? माइटोसिस। इस माइटोसिस डिवीजन को जब मैं करवाऊंगी तो मेरी सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और अगर मैं बहुत 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 सिंपलीफाई आपको एक बात बताऊं तो मुझे ये पता है कि एक सेल में जब माइटोसिस होती है तो 2 सेल बनती हैं, बस यही तो है। अगर ये हैप्लॉइड थी तो हैप्लॉइड बनती हैं, अगर ये डिप्लॉइड थी तो डिप्लॉइड बनती हैं, बस यही तो होगा, बस यही तो होगा। जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो इसके बीच में सेल के अंदर चेंजेस बहुत आएंगे। कहीं पर वैक्यूल बनेगा, कहीं पर हमें पता है क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो, ये सब होगा, बेसिक चीजें होगा। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने डायग्राम में ये चीजें दिखाई हैं, तो हमारा भैया ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस डायग्राम में भी उन चीजों को देखें। ठीक है, ये हमारी एक सेल है, माइक्रोस्पोर, प्यारी सी हैप्लॉइड सेल, छोटी सी। ये ब्लैक कलर का इसके अंदर का न्यूक्लियस है और ऊपर सेल वॉल है। ये न्यूक्लियस जब डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, या ये जो सेल है डिवाइड करेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं फॉर्मेशन वैक्यूल का भी हुआ था बीच में, न्यूक्लियस एज इट इज था। इसके बाद में ये वैक्यूल अभी प्रेजेंट ही थी, न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस क्या हो गया? 2, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना, हमें पता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा फिर सेल डिवीजन। तो यहाँ पर डिप्लॉयड नहीं, सॉरी, 2 न्यूक्लियस हो गए। कितने न्यूक्लियस? 2 बन गए। अब ये दोनों न्यूक्लियस जब बन गए हैं तो इनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो 2 सेल बन जाएंगी। क्या होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो 2 सेल बन जाएंगी। इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने आपको क्या किया है, पहले वैक्यूल बना के दिखाइए, फिर इसको गायब कर दिया है। आप इस पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा वैक्यूल, क्योंकि लेबलिंग में आपको पूछा जा सकता है और एनसीईआरटी की लेबलिंग हमारे लिए सर्वोपरि है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बनवा दी है। वैक्यूल है ये भी और यहाँ भी वैक्यूल ही है। ठीक है, फिर इसके बाद में वैक्यूल को हटा देना, बस हटा दो, सिंपल हटा दो। और इन दोनों न्यूक्लियस को 2 अलग अलग कॉर्नर्स पर ले जाओ, इन दोनों न्यूक्लियस को 2 अलग अलग कॉर्नर्स पर ले जाओ। इसमें से क्या होगा, आपकी बीच में एक और सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बहुत ही बेसिकली मैं आपको बताऊं ना, तो होता क्या है, एक सेल बड़ी रहती है, इस सेल के अंदर फ्लोटिंग मुझे दूसरी सेल मिल जाती है। कैसी? इस बड़ी सेल के अंदर फ्लोटिंग मुझे दूसरी सेल मिल जाती है। और इस तरीके से इनका कुछ माइटोटिक डिवीजन होता है कि एक ही के अंदर मतलब सेल विद इन सेल वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर बना है जो कि 2 सेल हैं। कैसे? एक बड़ी सेल है जिसका न्यूक्लियस भी बड़ा है, एक बड़ी सेल है जिसका न्यूक्लियस भी बड़ा है, और इसी के अंदर एक छोटी सेल है जिसका न्यूक्लियस भी छोटा है। इसी के अंदर एक छोटी सेल है जिसका न्यूक्लियस भी छोटा है। ठीक है, तो ये जो बड़ी सेल थी इसका नाम मैंने रखा वेजिटेटिव सेल। क्या नाम रखा? वेजिटेटिव सेल। फिर से, बड़ी सेल का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। कैसी है? बड़ी। बड़ी है तो इसके पास में साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, तो रिजर्व फूड मटेरियल भी ज्यादा होगा, रिजर्व फूड मटेरियल भी ज्यादा होगा। और इसके पास में बड़ा सा इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। देख रहे हो, इर्रेगुलर ही बनाया ना हमने, बड़ा सा इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा। कैसा होगा? बड़ा सा इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा। और ये वेजिटेटिव सेल को ही हम लोग ट्यूब सेल कहते हैं। इस वेजिटेटिव सेल को ही हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। रिमाइंड कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। नहीं कर पा रहे हैं? थोड़ी देर धैर्य बनाएं, आगे आने वाले टॉपिक में ट्यूब सेल का मतलब भी समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो एक सेल बड़ी थी जिसको मैंने कहा वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल का ऑब्वियसली सेल बड़ी है, एबंडेंट इसके पास में साइटोप्लाज्म है, रिजर्व फूड मटेरियल है। इसके पास में एक बड़ा सारा इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस है, और इसी को मैं ट्यूब सेल भी कहती हूं। ठीक है क्या? इसी को मैं ट्यूब सेल भी कहती हूं। ठीक है, जब ये हो गया तो दूसरी सेल देखते हैं। इसी के अंदर जो छोटी सी दूसरी सेल थी, इसे मैंने कहा जनरेटिव सेल। क्या कहा? जनरेटिव सेल। क्या कहा? जनरेटिव सेल। ये जो सेल है इसकी शेप एनसीईआरटी ने दी है स्पिंडल शेप। कैसी? स्पिंडल शेप। कैसी? स्पिंडल शेप। ठीक है, और क्योंकि ये जो जनरेटिव सेल है ये फर्दर डिवीजन करती है और मेल गैमेट्स बनाती है, तो डिवीजन करने के लिए इसके पास में साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस। कैसा है साइटोप्लाज्म? डेंस। साइटोप्लाज्म कैसा है बेटा? डेंस है। और जनरेटिव सेल से इसका मतलब ये हो गया कि ये जाएगी जनरेट करने 2 मेल गैमेट्स विद माइटोटिक डिवीजन। आगे माइटोसिस करेगी, 2 मेल गैमेट बना देगी, सिंपल। ठीक है क्या?
ये चीज फिर से मैं आपको बता देती हूँ जहां आप गलती कर सकते हो, पहले से हाईलाइट कर लो। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस लार्ज और इर्रेगुलर है, ठीक है। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप है। इंटरचेंज मत कर देना, इसका स्पिंडल शेप न्यूक्लियस कर दिया, लार्ज इर्रेगुलर सेल बना दी, बहुत पिटोगे। छोटी सेल का जो न्यूक्लियस है, छोटी सेल स्पिंडल शेप सेल है और बड़ी सेल का न्यूक्लियस लार्ज और इर्रेगुलर है, ठीक है, लार्ज और इर्रेगुलर है, ठीक है। ठीक है क्या? ये बात तो हो गई क्लियर। इसके साथ साथ में ये बात समझ में आई कि पुराने वाले लाइफ साइकिल में जब जाएंगे तो यहां ये बात समझ में आ रही है कि माइक्रोस्पोर ने मेल गैमेटोफाइट तो बनाया, लेकिन मेल गैमेटोफाइट में तो सिर्फ 2 सेल मिली बाबा। मेल गैमेटोफाइट में तो सिर्फ 2 सेल है, मतलब मेल गैमेटोफाइट सिंगल सेल तो नहीं बना, लेकिन 2 सेल का बना है और इससे ज्यादा इलैबोरेट हुआ ही नहीं। और यही है हमारे प्लांट किंगडम का मेन इवोल्यूशन, जो एल्गी से लेकर के आज हम लोग इतने इलैबोरेट, मतलब प्लांट्स इतने इलैबोरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैमेटोफाइट। क्या है यहां पर? पॉलन ग्रेन। क्या है यहां पर? पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन अगर मेरा मेल गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट का कर्तव्य कि वो गैमीट बनाएगा, और ये कर्तव्य पॉलन ग्रेन की कौन सी सेल पूरा करेगी? जनरेटिव सेल। तभी तो वो जनरेटिव सेल भले ही साइज में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस, क्योंकि ये जनरेटिव सेल माइटोसिस करने वाली है फ्यूचर में और मेल गैमेट बनाने वाली है फ्यूचर में। क्या करने वाली है? माइटोसिस करने वाली है फ्यूचर में और मेल गैमेट बनाने वाली है फ्यूचर में। इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म है डेंस और न्यूक्लियस है स्पिंडल शेप। साइटोप्लाज्म इज डेंस एंड न्यूक्लियस इज स्पिंडल शेप। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? अगर ये बात यहां तक आ गई है तो नीट एग्जाम में आने वाला एक ऐसा बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन जो शायद से आप सोचते हो कि बहुत डिफिकल्ट है, वो आप एक सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड ये है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे नंबर ऑफ माइटोसिस या मियोसिस बताओ टू द फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, या एक्स नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन या एक्स नंबर ऑफ ग्रेन, तो आप क्या बताओगे? तो बेसिकली अगर मैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर पॉलन मदर सेल लिख लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। वैसे MIMC आप लिखते तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी क्वेश्चन में मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें अगर मैं एक मियोसिस करवा दूं तो मुझे पता है मेरे पास में 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 4। पहले तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। चलो यहां पर आप लोगों को ना मैं अलग से लिखवाती हूं। चलो, अगर मेरे पास में एक स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल प्रेजेंट है और इसमें मैंने करा दी एक मियोसिस। क्या करवा दी? एक मियोसिस। तो जब मैं एक पॉलन मदर सेल में एक मियोसिस करवाती हूं बेटा, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है 4 माइक्रोस्पोर्स का, जो कि हैप्लॉइड है। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपसे बोला जाए कि 16 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करने के लिए कितने पॉलन मदर सेल चाहिए? 4 का डिवाइड कर दो। कितने मियोसिस चाहिए? 4 का डिवाइड कर दो। आगे पीछे उल्टा सीधा करके जैसे पूछे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करके बता दो, ठीक है। दूसरी चीज अगर आपसे माइक्रोस्पोर का ना पूछ करके आगे ये पॉलन ग्रेन का पूछ ले, किसका? पॉलन ग्रेन का पूछ ले, ठीक है, पॉलन ग्रेन का पूछ ले, तो आप ये कहिएगा कि एक माइक्रोस्पोर में एक माइटोसिस होता है तो एक पॉलन ग्रेन बनता है। तो 4 माइक्रोस्पोर में 4 माइटोसिस होंगे तो 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, ठीक है। अभी ये एक के लिए लिखते हैं हम, 4 का होगा तो हम 4 करवा देंगे, ठीक है क्या? तो इसमें माइटोसिस होंगे और हमारे 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। अब यही अगर आपसे पॉलन ग्रेन ना पूछ के मेल गैमेट्स के हिसाब से पूछ ले, तो आप ये कहना हर एक पॉलन ग्रेन में एक एक बार फिर से माइटोसिस करवा दो,
तो मेरे पास में 8 मेल गैमीट बन जाएंगे, यानी कि हर एक में 2 मेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, हर एक में 2 मेल गैमीट बनेंगे, तो 4 पॉलन ग्रेन में 4 माइटोसिस होंगे। ठीक है, ठीक है क्या? तो एक ये चीज आप अपने पास में लिख कर रख लीजिए। इसके बिहाफ पर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी, उनका आपको मुझे आंसर करना है और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन जो है डीपीपी के फॉर्मेट में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाती हूँ, वहां जाके सॉल्व करो, मजा आएगा, प्रैक्टिस होगी तो और मजा आएगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, हमारा जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो बेटा जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है अलग अलग पैटर्न्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग पैटर्न्स क्यों हैं, कैसे हैं, वो सब अभी जान लेंगे। सबसे पहले आ जाइए उसी पॉलन ग्रेन की तरफ जितना हम बना के पिछले वाले स्लाइड में छोड़ करके आए हैं। ये जितना हम लोग बना के पिछले वाले स्लाइड में छोड़ करके आए हैं, यानी कि ये। ठीक है, ठीक है क्या? इतना हम लोग पुराने वाले स्लाइड में छोड़ करके आए थे, इसको उठा लो। इस पॉलन ग्रेन को आगे डेवलप करा लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डेवलप करवा लेते हैं। फिर से मैं कह रही हूं, पूरी स्लाइड को देख के आंखों को बड़ा मत कर लेना, जहां जहां मैं पढ़ा दी जा रही हूं उसे देखते जाओ। देखो इतना ब्यूटीफुली आप कैसे एक छोटे से पेज में, छोटे से एक स्लाइड में आप किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हर एक आपकी एनसीईआरटी का है। आपको बहुत मदद मिलेगी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में। आइए, तो अगर मैं आपको मेरा एक ये पॉलन ग्रेन दिखाऊं, बाहर की पीली और नीली लेयर्स को हटा दो, बाहर की पीली नीली लेयर्स को हटा दो। अभी सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करो जितना मैंने आपको बनवाया था। एक ये सेल थी ना जिसके बाहर सेल वॉल थी, ठीक है, इसके अंदर 2 सेल्स थी क्या? एक ये बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल थी क्या, जिसके पास में लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस था, रिजर्व फूड मटेरियल था, साइटोप्लाज्म था, याद है क्या? और इसे हम लोग ट्यूब सेल भी बोलते थे, याद है क्या? इसके अंदर दूसरी स्पिंडल शेप सेल थी ये, और स्पिंडल शेप सेल का न्यूक्लियस बहुत छोटा था लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत डेंस था, याद है क्या? याद है क्या? इतना तो हम बना के आ चुके हैं ना। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, जब 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 हमारे एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो ये पॉलन ग्रेन्स एयर में, वाटर में रिलीज किए जाते हैं, या मैं ये कहूँ एयर वाटर भी छोड़ो, ये एंथर से बाहर आ जाते हैं। किधर से? एंथर से ये बाहर आ जाते हैं। एंथर का डाइसेंस होता है और ये बाहर आ जाते हैं। तो बाहर जब एनवायरनमेंट में आते हैं ना, तो ये पॉलन ग्रेन चाहता है, ये पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है ना, ये चाहता है कि मैं मेरे फीमेल गैमेटोफाइट से जाकर के मिलूं, मैं मेरे स्पीशीज के फ्लावर के फीमेल गैमेटोफाइट से जाकर के मिलूं और वहां हमारे गैमीट्स का फ्यूजन हो। तो ये जब परिवार एक दूसरे से मिलना चाहते हैं ना, तो इस केस में मेल गैमेटोफाइट को ट्रेवल करके फीमेल गैमेटोफाइट के पास में जाना होता है। और अगर आपको कहीं से ट्रेवल करके जाना है तो आपके पास में प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होनी चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इनके पास में 2 कवरिंग है बेटा, 2 कवरिंग है। एक है अंदर वाली कवरिंग, एक है अंदर वाली कवरिंग, तो इसे मैं इंटाइन बोलती हूँ। एक है अंदर वाली कवरिंग, इसे मैं इंटाइन बोलती हूँ, जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है, जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है, सिंपल। और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर एक और लेयर होती है, इसके बाहर है तो क्या है? एक्साइन। क्या है? एक्साइन। और एक्साइन एक बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है इसका बेटा? स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन पता है कितना रेजिस्टेंट है? आप एसिड उठा लाओ, आप एक एसिड उठा लाओ, उसमें पॉलन ग्रेन को डाल लो, स्पोरोपोलेनिन नहीं होनी खराब। आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो, उस पॉलन ग्रेन को रख दो, स्पोरोपोलेनिन नहीं होगी खराब।
आप किसी अल्कली में डाल दो, स्पोरोपोलेनिन नहीं होगी ब्रेक। दुनिया का कोई एक ऐसा एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक कर पाए। मतलब कि इस स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, हमारे पास कोई भी चीज नहीं है। तो इसका मतलब जब आप बाहर की कवरिंग को ही ब्रेक नहीं कर पा रहे तो अंदर का पॉलन ग्रेन बहुत सेफ है क्या? बहुत सेफ है क्या? हाँ, तो तभी ये एनवायरनमेंट में इतने प्रेजेंट भी इजीली होते हैं, इतना सरवाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में हार्डेस्ट नोन ऑर्गेनिक या मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, जो कि किसी टेम्परेचर से, किसी अल्कली से, किसी एसिड से, किसी एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो सकता। ठीक है, किसी एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो सकता। तो भाई अब इसके अंदर से गैमीट को कैसे निकाला जाएगा अगर हम इसको डिग्रेड नहीं कर पा रहे तो उसके लिए नेचर ने एक छोटा सा पोर बना के भेजा है। उसके लिए नेचर ने एक छोटा सा पोर बना करके भेजा है, जिसे हम लोग, क्योंकि यहाँ से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, इसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं। ये आपका सिंगल होता है, जनरली ये सिंगल मिलेगा मोनोकॉट्स के अंदर, और 3 मिलते हैं डाइकॉट्स के अंदर, 3 मिलते हैं डाइकॉट्स के अंदर। ठीक है, जर्म पोर वो पोर जहां से पॉलन ट्यूब अराइज होगी, एंटर नहीं अराइज होगी। ये थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, अराइज होगी। ठीक है, इधर से निकलती है ना, एंटर कहां करेगी? ठीक है, तो जहां से पॉलन ट्यूब अराइज करती है वो पोर क्या हुआ? जर्म पोर। तो ध्यान से देखिएगा, पॉलन ग्रेन की 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अंदर वाली अंदर की है तो इंटाइन सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी है नॉर्मल, बाहर वाली एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी है, इसे कोई डिग्रेड नहीं कर सकता। तो इसकी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन के लिए एक पोर प्रेजेंट है जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। ये सिंगल होता है मोनोकॉट्स में, जनरली 3 होते हैं डाइकॉट्स में। बाकी आपको एक्सेप्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। सिंगल या 3 मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि बाई चांस भूला भटका कुछ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपको इतना बात, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट है, मैं बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए नॉलेज जरूरी है, तो इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, रटोगे नहीं, रटना नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज इतनी हो गई। ठीक है, एक हमारी एनसीईआरटी लाइन कहती है कि पॉलन ग्रेन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न। इसका मतलब ये है कि आपके जो पॉलन ग्रेन है बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर में मिल सकते हैं। ऐसा जरूर थोड़ा ना ऐसा स्फेरिकल मिले, ये हो सकता है आपको इस टाइप के शेप में मिले, हो सकता है इस टाइप के में, हो सकता है इस टाइप के में, हो सकता है ऐसा मिले, हो सकता है ऐसा मिले, हो सकता है ऐसा मिले, हो सकता है इतना सुंदर मिले। ठीक है, तो बाहर की जो खूबसूरती है वो दीवारों पर पेंट करने से ही आती है। तो बाहर की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है एक्साइन, इसी का पैटर्न है ये, जो कि आपको बाहर से अलग अलग पैटर्न में ये दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ माइक्रोग्राफ्स ऑफ फ्यू पॉलन ग्रेन आपको गिवन है, तो आप ये चीज भी नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब देखिए बेटा, आपको ये बात मैंने बता दी कि पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट में जर्म्स जनरेटिव सेल जो है ये जाके आगे आपके मेल गैमेट बनाने वाली है। तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म जो है ना वो 2 सेल वाला ही मेल गैमेटोफाइट रिलीज कर देते हैं। 2 सेल वाला मेल गैमेटोफाइट रिलीज कर देते हैं। इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन तब होता है जब पॉलन ट्यूब बन गई और फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो है इनके पॉलन ग्रेन 2 सेल की स्टेज पर रिलीज हो जाते हैं। कितने सेल की स्टेज पर? 2 सेल की स्टेज पर रिलीज हो जाते हैं। लेकिन बचे हुए यानी कि ऑब्वियसली 40%, उनमें क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये 2 मेल गैमेट अंदर बना लेता है और इसके बाद में ये पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, यानी कि 3 सेल स्टेज पर रिलीज होते हैं। आप याद ऐसे रखेंगे कि 60 और 40 का अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये चीज आप याद रखिएगा, ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म है वो ज्यादा डिवीजन पहले नहीं करते हैं, पहले ही पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देते हैं, मतलब कि एनर्जी बचा के रखते हैं, यानी कि 2 सेल स्टेज पर ही रिलीज कर देते हैं इन मोस्ट, यानी कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म। बाकी के बचे हुए 3 सेल स्टेज पर रिलीज करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको पॉलन ग्रेन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और बताना चाहती हूं जो हमारी एनसीईआरटी के ही है, जो हमारे एनसीईआरटी के ही है। बस इतने से, बस इतने से। क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला
कि एग्जाइन जो है स्पोरोपोलिन इनकी बनी है, कुछ भी खराब नहीं होने देती, कुछ भी खराब नहीं होने देती। तो जब ये कुछ भी खराब नहीं होने देती, इसको ब्रेक नहीं करने देती, तो इसके अंदर एक पॉलन ग्रेन कब तक जिंदा रह सकता है उसकी सेल्स? तो बेटा जो जिंदा रहने का पीरियड है उसे मैं वाइबिलिटी कहती हूँ। और ये जो वाइबिलिटी है ना, ये वेरी करती है, ये वेरी करती है प्लांट टू प्लांट। राइस और वीट की अगर मैं बात करूं, किसकी? गेहूं चावल की। गेहूं चावल की अगर मैं बात करूं तो इनके पॉलन 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं आफ्टर रिलीज। जैसे प्लांट से रिलीज हुआ उसके बाद 30 मिनट तक जिंदा रहेंगे। 30 मिनट तक फीमेल गैमेटोफाइट मिला तो मिला, नहीं तो मर जाएंगे। क्या 30 मिनट तक फीमेल गैमेटोफाइट मिला तो मिला, नहीं तो मर जाएंगे। कितने मिनट? 30 मिनट, आधा घंटा। जबकि वही कुछ फैमिलीज जैसे कि रोजिएसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी, इनके पॉलन ग्रेन महीनों तक जिंदा रहते हैं। इनके पॉलन ग्रेन महीनों तक जिंदा रहते हैं। ठीक। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि थोड़े ज्यादा टाइम तक स्टोर करें हम पॉलन ग्रेन को, तो कोई बात नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन में एट -170 डिग्री सेंटीग्रेड रख दो तो ज्यादा टाइम तक वायबिलिटी बना सकते हो। यानी कि इनकी वायबिलिटी आप बढ़ा सकते हो, यानी कि इनको स्टोर कर सकते हो इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -176 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये हो गई वायबिलिटी। इसके अलावा आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, हमने देखा स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, जनरली स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, जनरली लिखा है एनसीईआरटी ने, हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका डायमीटर एनसीईआरटी ने बताया 20 से 25 माइक्रोमीटर का होता है, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसके अलावा पॉलन ग्रेन जो है न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। अब न्यूट्रिएंट रिच कोई है चीज, और वी आर ह्यूमंस, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इनका भी न्यूट्रिशन ले लेते हैं भाई। हम क्या करते हैं, इनको एज अ फूड सप्लीमेंट सोर्स भी ले लेते हैं, पॉलन टैबलेट्स बना के खा जाते हैं भाई। हर तरीके से न्यूट्रिशन हम ह्यूमंस कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो एक ये बी पॉलन की आपको पॉलन टैबलेट दिखाई गई है जो कि इंग्लैंड की है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, 30 टैबलेट्स गिवन है, एनसीईआरटी आपका एनटीए कुछ भी कर सकता है। 30 टैबलेट्स की एक पाउच है, इंग्लैंड की कंपनी की है, पॉलन टैबलेट्स ये है। ठीक है, इसके अलावा सारी चीजें अच्छी नहीं होती, कई बार कुछ पॉलन ग्रेन एलर्जी भी करते हैं, जैसे कि एलर्जी पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। ठीक है, तो कई बार कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे कि कई बार मुझे भी पॉलन एलर्जी होती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है। तो बेसिकली एलर्जी कर सकते हैं पॉलन आपके, ब्रोंकियल एप्लीकेशंस कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पार्थेनियम का जो पॉलन ग्रेन है, बेसिकली कैरेट ग्रास इसे हम लोग कहते हैं। ये हमारे जो है ना, हमारे इंडिया में पहले नहीं मिला करती थी। हम लोग एक बार वीट को इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसके साथ में चली आई थी गलती से, तो कंटामिनेंट होकर के चली आई थी, और फिर एलर्जी इसने करना इंडिया में स्टार्ट कर दी, और फिर एलर्जी इसने इंडिया में करना स्टार्ट कर दी। तो पॉलन से हमें एलर्जी भी हो सकती है, ब्रोंकियल एप्लीकेशन हो सकते हैं। कॉमन एग्जांपल आप एक पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास का याद रखेंगे, जो कि इंपोर्ट होके आई है वीट के साथ में और एलर्जी करती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो हम लोग पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में ले लेते हैं। इसके अलावा स्फेरिकल होते हैं, 20 से 25 मीटर का डायमीटर है। ठीक है, और इनको स्टोर कर भी सकते हैं हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में, यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से। और व्हीट राइस के 30 मिनट की वायबिलिटी है, रोजिएसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी की मंथ तक वायबिलिटी होती है। ठीक है, ठीक है। क्या अगर आपको ये बातें यहां तक क्लियर हो चुकी हैं, तो ये मजे की बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड से रिलेटेड हर एक पॉइंट हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब बारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड यानी कि गायनोशियम यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की, और ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए रेस्ट करें, 1-1.5 घंटा आपने पढ़ा है, इतना ही लगभग आपका लेक्चर बता है। इसमें आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। नोट्स के लिए जाओ फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अभी जाकर। ठीक है, और बेटा बने रहिए कंसिस्टेंसी के साथ में। जब आप चीजों को करेंगे ना, तो एक एग्जाम क्या, आप अपनी लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।